लोगों ने वेक्टर पे लेक्चर सेकंड अपलोड किया था। आज हमारा जो लेक्चर है ये वेक्टर चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने काफी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे और उन टॉपिक के बेसिस पे मैंने सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा था। ठीक है ना, तो काफी सारे बच्चों ने मुझे उसके सोल्यूशन भेजे। कुछ बच्चों को डाउट्स है तो आज वो अपन डाउट्स क्लियर करते हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम, जैसे एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। और ये जो एडजेसेंट साइड है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है ना, ये बोला गया इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब एक ये हो गया आपके डायगोनल, मान लो ये डायगोनल है ए बी, इस डायगोनल ए बी के अलोंग में जो पैरेलल वेक्टर होंगे उनके यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि एक आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है, वेक्टर है, वेक्टर भी एडजेसेंट साइड है, तो आप बता सकते हो पैरेललोग्राम लॉ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ सबको पता है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी है तो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आपको बोला गया कि इसके अलोंग में जो वेक्टर पैरेलल है, इसके अलोंग में जो वेक्टर पैरेलल है, इन सबका क्या बताना है आपको, यूनिट वेक्टर बताना है। अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना मतलब बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, इन सारे वेक्टर्स के अपने को डायरेक्शन बताना है। क्या बताना है, सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन। If vector A and vector B represent two adjacent sides of a parallelogram, find unit vector parallel to the diagonal. ठीक है ना, ओके। तो इन सारे अपने क्या फाइंड आउट करना है, इन सभी वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना मतलब इन सभी वेक्टर्स के डायरेक्शन फाइंड आउट करना। तो सभी वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम ही है, जो इस डायगोनल की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इन सभी वेक्टर्स की होगी। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल, यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल ए बी। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी, देखो वेक्टर ए बी यानी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आई प्लस 2i 3i और 2j प्लस 4j 6j और 3k माइनस 5k माइनस 2k, अपॉन में इसका मॉड आएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल, यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल ए बी इज क्या है, यह आएगा 3i प्लस 6j माइनस 2k, अपॉन में आ जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गए एक डायगोनल, इस डायगोनल के अलोंग में जितने भी पैरेलल वेक्टर्स है उन सबका यूनिट वेक्टर सेम रहेगा। यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आया ना, यूनिट वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन बताता हूँ, यूनिट वेक्टर का मतलब है जो डायरेक्शन बताता हूँ। उन्होंने बोला कि वेक्टर ये जो डायगोनल है इसके अलोंग में जितने भी पैरेलल वेक्टर बनेंगे उन सबका यूनिट वेक्टर, तो एक ही यूनिट वेक्टर निकालना है ना अपने को, जो सबकी क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा। अच्छा, ये डायगोनल हो जाएगी, एक डायगोनल इस तरीके से भी बनेगी जैसे ये बात। तो इस डायगोनल को हम लोग बोल रहे थे कि डायगोनल क्या है, CD है, ये C और ये D दे देते हैं। ये यूनिट वेक्टर A है, ये यूनिट वेक्टर B है, तो यूनिट वेक्टर CD क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर CD क्या होगा, एक काम करते हैं ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। देखो, तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर CD, और एक किसके बराबर में आएगा, वेक्टर B के बराबर में आएगा। तो वेक्टर CD कितना हो जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A हो जाएगा। तो वेक्टर CD कितना होगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A हो जाएगा। तो इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर अलोंग
along diagonal यूनिट वेक्टर along diagonal CD is, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ठीक है, तो सबको पता है यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a होता है, वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a होता है। तो यूनिट वेक्टर a b अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर a b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a b हो जाएगा। ठीक है, तो किसके अलोंग का यूनिट वेक्टर निकालना है, CD के, CD क्या है, वेक्टर b माइनस वेक्टर a है, तो उसके अलोंग का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b माइनस, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्या होगा, 2i माइनस i, 2i माइनस i हो जाएगा i, 4j माइनस 2j, 4j माइनस 2j हो जाएगा 2j, और माइनस 5k माइनस 3k हो जाएगा माइनस 8k, और इसका मॉड तो अंडर रूट ऑफ आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 8k अपॉन में कितना आएगा रूट 69। तो ये क्या मिल गया अपने को, यूनिट वेक्टर। कौन किसका यूनिट वेक्टर, डायगोनल CD के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर है उसका निकल गया। तो इसके अलोंग इसके जितने भी पैरेलल वेक्टर होंगे सबका यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 8k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 69। ओके, बात है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होता है, ABCDE इज अ पेंटागन, प्रूव दैट द रिजल्ट का सम AB plus AE plus BC plus AD plus DC and AC is 3 times AC। मतलब we have to prove that, हमें क्या प्रूफ करना है, we have to prove that, हमको ये प्रूफ करना है कि AB plus AE plus BC plus ED plus DC प्लस AC, ये 3 टाइम्स AC है, 3 टाइम्स AC है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ कैसे करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पेंटागन में A और C को ज्वाइन कर लेते हैं, A और C को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर अपन इस पे ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, इस पे ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC किसके बराबर में आ जाएगा, AC के बराबर में आ जाएगा। तो देखो AB प्लस BC की AC आ गई, अब बच गए ये तीनों, 1 2 3, तो देखो AE प्लस ED, देखो डायरेक्शन फॉलो हो रही है, AE फिर ED फिर DC, इस चारों पे ध्यान दो ना, इन चारों पे ऐसा, इन चारों पे ध्यान दो। तो AE प्लस ED प्लस DC ये किसके बराबर में आ गया, AC के बराबर में आ गया। तो AE प्लस ED प्लस DC ये किसके बराबर में आ गया, AC के बराबर में आ गया। तो जो आप लोग को प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो AB और BC, AB प्लस BC की जगह क्या आ जाएगा, AC प्लस फिर AE प्लस ED प्लस DC की जगह क्या आ जाएगा, AC प्लस AB क्या आ जाएगा, AC। तो कितना, 3 टाइम्स AC आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर का सम क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। तो आपको ये शो करना है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। तो उन्हीं 2 यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या बताना है, √3 बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 2 यूनिट वेक्टर, उनका सम एक यूनिट वेक्टर आएगा, उन्हीं यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √3 आएगा, ये अपने को शो करना है। ठीक है, तो देखो, तो लेट हम मानते रहते हैं कि लेट AI प्लस BJ प्लस CK, AI प्लस BJ प्लस CK एंड MI प्लस NJ प्लस PK are 2 यूनिट वेक्टर।
मान लो ये क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, लगे तो इसको क्या नाम देते हैं, मान लो कि यूनिट वेक्टर एस है, ये यूनिट वेक्टर एस है और ये यूनिट वेक्टर टी है। ठीक है, यूनिट वेक्टर एस है और यूनिट वेक्टर टी है। यूनिट वेक्टर एस ए आर प्लस बी जे प्लस सी के, यूनिट वेक्टर टी एम आर प्लस एन जे प्लस पी के है। तो ये यूनिट वेक्टर एस है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर एस कितना आएगा, 1 आएगा। मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर एस कितना आएगा, 1। अच्छा इसका मॉड यानी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा उसी तरीके से टी भी क्या है, ये यूनिट वेक्टर ही है, तो इसके भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और क्या बोला था, इन दोनों का सम भी क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। इन दोनों का सम मतलब यूनिट वेक्टर एस प्लस यूनिट वेक्टर टी का जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, यूनिट वेक्टर ही आएगा। तो चलो मान लो यूनिट वेक्टर क्या है, आर है। अच्छा इनका सम कितना आएगा, इन दोनों का सम ए आई प्लस एम आई, तो ये कितना होगा, ए प्लस एम आई हो जाएगा, प्लस वैसे बी जे प्लस एन जे, तो ये क्या होगा, बी प्लस एन जे होगा, प्लस सी के प्लस पी के, भी होगा सी प्लस पी के, यूनिट वेक्टर आर। अब यूनिट वेक्टर आर का मतलब क्या, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यूनिट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मतलब किसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये देगा ए स्क्वायर प्लस, उसको ओपन कर लिया, 2am प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bn प्लस एन स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 2cp प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आ गई। 2am 2bn और 2cp में से 2 कॉमन निकालते थे, कितना आएगा, am प्लस bn प्लस cp इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। अच्छा ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको देखो am प्लस bn प्लस cp की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। ठीक है, अच्छा हमें क्या शो करना है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। आपको ये शो करना, इसको मिटा देता हूं, आपको ये शो करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस माइनस वेक्टर टी, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, √3 आनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, √3 आनी चाहिए, ये शो करना है अपने को। तो यूनिट वेक्टर एस माइनस यूनिट वेक्टर टी देखते क्या होता है, यूनिट वेक्टर एस माइनस यूनिट वेक्टर टी, तो यूनिट वेक्टर एस माइनस यूनिट वेक्टर टी कितना आएगा, देखो ए माइनस एम आ जाएगा प्लस बी माइनस एन जे आएगा प्लस सी माइनस पी के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर एस माइनस यूनिट वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस b माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस c माइनस p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा ओरली करने वाला। इसको जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 1 आ जाएगी। ठीक है, यहां से क्या आएगा, -2am -2bn -2cp, तो -2 कॉमन निकला, तो क्या बचा, am प्लस bn प्लस cp, तो am प्लस bn प्लस cp कितना है, -1/2 है।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, √3 आ जाएगा। तो देखो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर s माइनस यूनिट वेक्टर t कितना आ गया, √3 आ गया। ओके ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, जैसे कि कुछ बच्चों ने सॉल्व किया था डॉट प्रोडक्ट से, बट अब तक हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा नहीं है, इसलिए मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज के बिना इसको सॉल्व करके बताया। ओके तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना कि क्या किया है करके। ओके ठीक है। ओके तो आई होप कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चन अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, और वो नया टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, अब ध्यान से देखो। दो वेक्टर कुछ इस तरीके से, जैसे वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी। ठीक है, अच्छा ये ओ क्या हो गया, इसका टेल हो गया। वेक्टर ओ ए का ए क्या है, टेल है, और वेक्टर ओ बी का भी ओ क्या है, टेल है। तो दो ऐसे वेक्टर जहां से दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं, अवे दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल तैयार होता है इसको बोलते हैं थीटा। तो यही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनना कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से दूर जाने चाहिए। ठीक है, तो जो एंगल तैयार होगा वही बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, या फिर दो वेक्टर ऐसे होने चाहिए। जैसे मान लो ये ओ ए वेक्टर है और ये बी ए वेक्टर है, तो दोनों का जो एरो वाला पार्ट है वो क्या होगा, पास जा रहा है, पास। तो ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि या तो दोनों दूर जाने चाहिए या तो दोनों पास आने चाहिए। तो वो जो एंगल तैयार होता है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ओ ए, एक वेक्टर ओ ए, और एक वेक्टर है वेक्टर ए बी, तो ये एंगल नहीं होगा। ठीक है ना, ये एंगल नहीं, इसको हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर से बोलते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए दोनों या तो दूर जाने चाहिए या तो दोनों पास में आने चाहिए, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने टॉपिक देखा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड एक नोट है, उस नोट को ध्यान से करता हूँ। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, एंड बीटा बी द एंगल रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ कौन सा एंगल दिया हुआ, बीटा, एंड वन ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एक कोई किसी एक वेक्टर के साथ। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी हो गया आपका, ये वेक्टर बी हो गया। अच्छा ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा। वेक्टर ए और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड बीटा बी द एंगल रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए। मतलब रिजल्टेंट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ने, एंड वन ऑफ द वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब या तो वेक्टर ए होगा या तो वेक्टर बी होगा। चलो मान लेते कि वेक्टर ए ने इस रिजल्टेंट के साथ कौन सा एंगल तैयार किया, बीटा एंगल तैयार किया। आपको क्या प्रूफ करना है कि tan बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी sin थीटा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा होती है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। tan बीटा क्या है, बीटा वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो प्रूफ या फॉर्मूला tan बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी sin थीटा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। मैं क्या करता हूँ, पहले तो पैरेलल ग्राफ बनाता हूँ, इसी के अलॉन्ग में पैरेलल वेक्टर ऐसा बना लेते हैं। तो ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए है तो इसी के अलॉन्ग में पैरेलल वेक्टर ए होगा, तो ये वेक्टर ए हो गया। अच्छा तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डायगोनल। ओके, इसको पहले कुछ नाम देते लगे, तो ये ओ ए, ओ ए बी और सी ले लेते हैं। ठीक है ना, ओके। तो एक बात बताओ, जैसे ये है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर इसी को मैं पैरेलल लाइन यहाँ बनाता हूँ यहाँ पर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तब अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता हूँ, ये परपेंडिकुलर,
तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, थीटा। अच्छा, O से लेके A तक वेक्टर A है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से आता का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A हो जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर B होगा। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इसकी लेंथ, O से A तक की लेंथ वेक्टर A, O से B तक की लेंथ मॉड ऑफ वेक्टर B। ठीक है। अच्छा, तो ये भी वेक्टर B है, ये भी क्या है, ये वेक्टर B है, तो ये भी वेक्टर B हो गया। तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी भी लेंथ हो जाएगी मॉड ऑफ वेक्टर B हो जाएगी। और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो आप इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान से देखना, इसको ई नाम देता हूं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल BAE में अगर मैं cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा क्या कहता है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ये हो जाएगा ना, सॉरी cos क्या कहता है, एडजेसेंट साइड। cos क्या कहता है, एडजेसेंट, यानी कि लेंथ ऑफ AE अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस, यानी कि लेंथ ऑफ AB। समझा। अगर इस ट्रायंगल के ऊपर cos थीटा लगाते हैं तो cos कहता है एडजेसेंट साइड की लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ AE अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, अपन एक परपेंडिकुलर बनाया। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ AE हो जाएगा लेंथ ऑफ AB की लेंथ मतलब मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू cos थीटा हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू cos थीटा। और अगर मैं इसी ट्रायंगल के ऊपर sin थीटा लगाता हूं, sin थीटा क्या कहता है, अपोजिट साइड की लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ BE अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस मतलब AB। सो लेंथ ऑफ BE, इसको शिफ्ट किया, अजी थोड़ा आवाज कम करो। लेंथ ऑफ AB को शिफ्ट किया, तो लेंथ ऑफ AB मतलब AB की लेंथ ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर B sin थीटा। क्या आ गया आपके पास, लेंथ ऑफ BE और लेंथ ऑफ AE। ओके, अब इस कंप्लीट ट्रायंगल पे देखो, इस कंप्लीट ट्रायंगल पे कौन सा ट्रायंगल, OEB, ट्रायंगल OEB पे अगर मैं tan बीटा लगाता हूं, tan बीटा, तो tan बीटा क्या कहता है इस ट्रायंगल पे ना, ये ट्रायंगल पे tan बीटा क्या कहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब लेंथ कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये कंप्लीट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल पर अगर मैं tan बीटा लगाता हूं, tan बीटा कहता है अपोजिट, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि लेंथ ऑफ BE अपॉन लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड मतलब OE, लेंथ ऑफ OE। ठीक है। सो tan बीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ BE, ये देखो लेंथ ऑफ BE कितना है, मॉड ऑफ B sin थीटा, और लेंथ ऑफ OE, अच्छा O से E तक की लेंथ। अब लेंथ ऑफ OE का मतलब हो जाएगा लेंथ ऑफ OE का मतलब होगा लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ AE प्लस लेंथ ऑफ AE। सो मॉड ऑफ B sin थीटा अपॉन लेंथ ऑफ OA की लेंथ, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस लेंथ ऑफ AE की लेंथ मॉड ऑफ cos थीटा। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, tan बीटा का फॉर्मूला आ गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा है, तो किसी एक वेक्टर ने रिजल्टेंट के साथ अगर एंगल बीटा तैयार किया तो tan बीटा कितना होता है, मॉड ऑफ B sin थीटा अपॉन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B cos थीटा। आपको तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं सेकेंड नोट पे। सेकेंड नोट क्या कहता है, सेकेंड नोट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर के
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। जैसे ये मान लो वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ये होती है। तो ये प्रूफ कैसे करें, तो अगेन वही काम करते, फिर से इसका एक पैरेलल वेक्टर बना लेते कुछ ऐसा, ठीक है, एक पैरेलल वेक्टर इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, इसको भी नाम देते हैं, ये हो गया वेक्टर है, ये हो गया वेक्टर बी। अच्छा इन दोनों के बीच में ये वेक्टर है और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा है, वेक्टर है वेक्टर बी, और यहाँ पे मान लो एंगल कितना है, बीटा है, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसको ई नाम दे दिया। अभी पिछले वाले टॉपिक में किया था, पिछले वाले नोट में किया था, तो ठीक है। ये डायग्राम में अगर मैं आपको पूछूं कि ओके, तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो ये वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा है, इसको नाम दे देते ओ ए और इसको ओ बी बोल देते हैं। तो ये क्या होगा, इसकी रिजल्टेंट, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको नाम दे देते हैं, ये सी है। तो क्या करते हैं, एक पैरेलल वेक्टर बनाते हैं, ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर ए हो गया और यहाँ पे पैरेलल वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है, ये पैरेलल वेक्टर, तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर इस पे। अच्छा देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर मैं एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करता हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने ई, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये होगा परपेंडिकुलर। तो अगर आपको सिर्फ इस ट्रायंगल पे पूछा जाए, इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल के ऊपर जो ट्रायंगल है सी ई ए, अगर cos थीटा पूछा जाए तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड, यानी कि लेंथ ऑफ ए ई अपॉन लेंथ ऑफ ए ई अपॉन लेंथ ऑफ ए सी, ठीक है। और AC की लेंथ मतलब B का मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ AE, इसको शिफ्ट किया तो लेंथ ऑफ AC मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा हो गया, लेंथ ऑफ AE आ गया। उसी तरीके से फिर से इसी ट्रायंगल पे साइन थीटा क्या कहता है, साइन कहता है अपोजिट साइड मतलब लेंथ ऑफ EC या CE अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AC। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर तो लेंथ ऑफ CE इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC की लेंथ को ये B का मॉड ऑफ वेक्टर B sin थीटा। चलो ये आ गया। अच्छा हमारा मेन एम क्या है, हमें इसकी लेंथ पता करना है ना कि यहाँ से अब तक की लेंथ क्या है। तो मैं इस वाले ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा ये एंगल क्या था, बीटा था, तो इस ट्रायंगल के ऊपर कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OEC, ट्रायंगल OEC पे, ट्रायंगल OEC पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो ट्रायंगल OEC पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, इसके लेंथ का स्क्वायर प्लस इसके लेंथ का स्क्वायर, किसका, OE के लेंथ का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ OE का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ CE का स्क्वायर, ये होता है। सो मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B का स्क्वायर। अच्छा OE क्या होता है, ये ध्यान से लेके आता, OE किसके बराबर में होगा,
OE किसके बराबर में हो जाएगा, लेंथ यानी कि मॉड ऑफ OA प्लस मॉड ऑफ AE का स्क्वायर प्लस और CE का स्क्वायर। अच्छा OA की मॉड मतलब मॉड ऑफ वेक्टर A, OA का मॉड मतलब मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस AE का मॉड, देखो AE का मॉड कितना आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा, ये आ जाएगा उसका होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर CE कितना आया, ये आ गया मॉड ऑफ वेक्टर B sin थीटा का स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करूंगा तो ये कितना आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर ये कितना आएगा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा आ जाएगा प्लस फिर मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा का स्क्वायर यानी मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से देखो क्या मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर कॉमन निकला, तो अंदर में क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो फाइनली क्या रहेगा, मॉड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचा, मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर प्लस और यहाँ से कितना आएगा 2 मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B का स्क्वायर। तो फिर मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा, ठीक है। तो अगर आपको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो किसके बराबर में आएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे तीसरी नोट क्या कहती है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टरीज, मतलब इसी के मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, बट सब्सट्रैक्शन इस बार। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। आप प्रूफ फिर से ऐसे ही करके देख सकते हैं। तो देखो 3 प्रूफ हमने देख लिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉरी tan बीटा का फॉर्मूला वो, दूसरा कि अगर रिजल्टेंट लेकिन कौन से फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रिजल्टेंट बट कौन से फॉर्म में, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म, पता है ना, ये रिजल्टेंट इधर आएगा करके, जैसे ये वेक्टर B है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर B हो जाएगा, ये वेक्टर A है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर A हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट होता है ये क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B बनता है। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये, ठीक है, ओके।